बच्चों को बेरोजगारी से बचाने के लिए जीएस को याद करवाने के लिए आ गया है जीएस का रामबाण 2.0 और उसी की खास सीरीज अभी चल रही है। आपको मालूम है कि ये जितने भी पेड सेशंस हैं मैं एज ए डेमो यहां पे डाल रहा हूं ताकि बाकी सबका भी भला हो पाए, लेकिन है ये सारे का सारा पेड का पार्ट तो चलेगा केवल और केवल लाइव। तो यानी कि अगला 1 घंटा से 1.5 घंटा ये सेशन चलेगा तो आप इसको देख पाएंगे, उसके बाद तुरंत ये ऑफलाइन चला जाएगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं आप शेयर कर दीजिए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर बाद में बच्चे आते हैं कि अरे सर हमसे तो हो ही नहीं पाया, हमें तो पता ही नहीं लगा, है ना। हालांकि मैं सारी खबर पहले ही डाल के रखता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसे बात बनेगी। आपको पहले ही रेडी रहना चाहिए। समय की कीमत सबकी जो होती है ना वैल्यूएबल होती है। 100 करोड़ मुद्राओं से 1 सेकंड ना जहां खरीदा जा सके वो मतलब कि वो कीमत है समय की, तो हमें वो समझनी पड़ेगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त जोरदार तरीके से स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी चीजें कोशिश करूंगा कि क्लास के अंदर आपको याद करवा दूं। देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन आज हम वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो इसके अलावा थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी और उसके बाद जो बनी। तो हम देखेंगे कि यहां से क्या क्या सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। मैंने वो तमाम चीजें कवर करने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हों, सीडीएस के हों, आपका जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, रेलवे के हैं, सब चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। एक भी चीज आपकी छूट नहीं सकती। इस लेवल का मैंने बनाया है, एकदम हाई लेवल प्रीमियम और टॉप एंड कंटेंट जो होता है ना, टॉप नॉच, जिसकी बराबरी कहीं नहीं। आप पूरी मार्केट में चेक करवा लेना एक बारी, उसके बाद आ जाना यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कंटेंट के अंदर क्या दम है और जो दूसरा बंदा कंटेंट दे रहा है उसके में क्या दम है। तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि भैया क्या फर्क होता है कंटेंट का। तो आइए, सफेद बोर्ड पे तो आपने अक्सर कंटेंट देखा होगा। आज जो हमारा कंटेंट है, अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तो वो पूरा का पूरा टॉप नॉच रहेगा। वो 1-1.5 घंटे का कंटेंट ही 4-5 घंटे के बराबर होगा। आइए दिखाता हूं कि कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगा भाषा प्रकाशिका सभा की। आप देखिए कि मैंने जैसा कि आपको बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये सब चीजें क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम क्या है, हम एवोल्यूट हुए। पहले आदि मानव थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन होने के बाद आज हम जो बने हैं, 2 पैरों पे खड़े होकर मजे से घूम रहे हैं। अब आने वाला समय देखिए रोबोट का, एआई का होने वाला है। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। तो ऐसे ही पार्टीज का भी एवोल्यूशन होता है और बाद में जो एक पार्टी बहुत टॉप नोच पे जाएगी, निखर के आएगी, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेंगे। तो यहां से सबसे पहले जो है 1836 के अंदर बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बनती है। इसको देखिए कि लोग कई बार क्या करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय साहब का नाम लिख देते हैं, लेकिन क्या था कि इनके जो फेलोज थे, इनके एसोसिएट्स जो थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उनका नाम था गौरी शंकर तर्का बागिश। तो ये जो गौरी शंकर तर्क बागिश हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसीलिए इन्हीं का नाम पेपर के अंदर आएगा। तो मार्क कीजिएगा, ये पेपर के अंदर सवाल आया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे ही होते हैं, या तो कुछ सोशल रिफॉर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोली जाएगी, या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए खोली जाएगी, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे कि बहुत सारी जनता को परेशानी हो रही है, उसके विरोध में खोली जाएगी, या फिर कोई अपलिफ्टमेंट करनी है उसके लिए खोली जाएगी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का देखिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग काम था। तो हम यहां पे जो बात करने वाले मेनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने वाले हैं। एक सोशल रिफॉर्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी वो अलग रहेंगी, ठीक है भाई। तो इसका जो मेन काम था, बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करना था और एक पब्लिक के अंदर अपनी ओपिनियन क्रिएट करना था, ताकि लोगों को पता लगे कि भैया हम लोगों का स्टैंड क्या है, यानी कि जो इसको लिख रहे हैं उन लोगों का क्या स्टैंड है भारत के अंदर। और आप देखिए कि आगे चल के जब हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब अपनी एक ओपिनियन क्रिएट कर ली थी, तो एक आवाज पे लाखों का हुजूम लोगों का बाहर आता था। तो वही वाली चीज ये क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है भाई। उसके बाद एक आती है जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी आप बोल सकते हैं। अब मेरे को आपसे ये जानना है कि जल्दी से जितने भी लोगों को बताइए कि जमींदारी सिस्टम जो है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते थे, कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था। फटाफट से बताओ आप लोग जो अगर देख रहे हैं। आपने अगर गवर्नर जनरल वाली वीडियो देखी होगी, मैंने क्या बोला था, वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट थी और वही वीडियो से इंटरलिंक्स क्रिएट होते हैं सारे के सारे। तो आप अगर थोड़ा सा भी समझदारी रखते हैं तो मैंने आपको वहां पर समझाया भी था। हालांकि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की पॉलिसी रही ब्रिटिशर्स की, उसमें भी मैंने बताया था कि 3 तरह के रेवेन्यू के इनके सिस्टम थे, जिसमें से एक जमींदारी सिस्टम था, एक रोयतवाड़ी था, एक महलवाड़ी था। तो जो जमींदारी, जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1793 में हुई थी। किसने की थी, कॉर्नवालिस ने की थी, जिसको आप लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं, उसने की थी इसकी शुरुआत, ठीक है भाई। तो 1793 में जो है जमींदारी सिस्टम की शुरुआत होती है। तो ये एक मैंने लिंक आपको क्रिएट कर दिया है। अब आप देखिए, मेरे को बताइए कि यहां पे जो है जमींदारी एसोसिएशन है, अगर वो आपसे पूछ ले कि कब ये स्टार्ट हुई, तो आप क्या उत्तर
कर देंगे 1837। किसने स्टार्ट की? तो दो बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम आप लिख लीजिए, राजा राधाकांत देव और दूसरे हैं द्वारकानाथ टैगोर। तो ये दोनों ही एक तरह से आप इनको राजा बोल सकते हैं। देखिए कि ये बहुत व्यापार में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नाम और ऊपर से राजा वाली फीलिंग थी इनकी, इसीलिए इन लोगों को लोग राजा भी बोला करते थे। तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल के ये थे उस टाइम के अमीरों में से एक, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो द्वारकानाथ टैगोर हैं, इनका रविंद्रनाथ टैगोर से क्या लेना देना, अगर मैं आपको बोलूं तो द्वारकानाथ टैगोर जो है वो किसके फादर हैं? वो है देवेंद्रनाथ टैगोर के। और देवेंद्रनाथ टैगोर किसके फादर हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के। कहने का मतलब DDR आपको याद रखना, DDLJ नहीं DDR। तो यानी कि ये एक तरह से जो द्वारकानाथ टैगोर हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के क्या लगे? दादा लगे भाई मेरे। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर है वो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या लगे? पापा लगे। ठीक है, समझ जाइएगा इस चीज को, क्योंकि अभी आगे जब हम चलेंगे, जब ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी तो वहां पे देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे, है ना। द्वारकानाथ टैगोर को ओवरटेक कर लेंगे, यानी कि अपने पापा को की आगे जो गद्दी संभाल रहे हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर संभालेंगे फिर वहां पे। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? इसका था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। साथ में क्या था कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी वाला सिस्टम क्रिएट करना। अब देखिए कि अगर कोई बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये है कि आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए, उनको बता दीजिए कि भैया ये हमारा टारगेट है, सब अपना जोर लगाएंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी कि एक आपका यूनिडायरेक्शनल काम हो जाएगा और जिससे कि आपको सफलता इजीली मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब था इसका कि भैया एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे हम तैयार करें, और उससे फिर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस करें। अब आप सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस का ही हर कोई व्यक्ति उस टाइम पे क्यों अपना रहा है उनको? देखो उसका कारण मैं बता देता हूं। अगर आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज करेंगे, जो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी को उड़ा दिया, बम मार दिया, कहीं पे गोली मार दी, तो ब्रिटिशर क्या उसको समझेंगे? वो आपको क्या बोलेंगे? आप समझिए, आपको टेररिस्ट बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छुप छुप के काम करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी रेवोल्यूशनरी की, हमारे लिए वो लोग रेवोल्यूशनरी हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए क्या? आतंकवादी हैं, सीधी सी बात है। तो ये रेफरेंस का गेम है कि आप जब उस पाले में बैठे हैं तो आपके लिए वो व्यक्ति हीरो हो जाएगा, इस पाले में बैठे तो विलेन हो जाएगा वाली कहानी है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे क्रिएट जो हो रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो कोई भी इनको पकड़ नहीं सकता, कोई भी इन ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं कर सकता, खुलेआम शरेआम ये कहीं भी मिल सकती है, अपनी एक्टिविटीज कर सकती है, बात खत्म होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रही है। अब हालांकि वो अलग बात है कि जनरल डायर जैसे कुछ नौसिखिए लोग भी होते हैं जो कुछ भी कर देते हैं, बट एनीवेज, तो मुद्दे की बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब ऐसे ही देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ये थी जमींदारी एसोसिएशन और दूसरी थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसको किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अब इसका भी मेन काम यही था कि लोगों की एक्चुअल कंडीशन क्या है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो चीज का पूरा पता लगाया जा सके और वहां पे काम किया जा सके। तो जब इन दोनों ने देखा कि भैया हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, तो आपस में दोनों मिल जाएंगे। हालांकि ये देखिए 1837 की बात है, ये 1843 की बात है। और जब मिलेंगे, आप समझना, एक किताब ऐसे मिल जाएगी, है ना, ये 2 पेज खुले हुए हैं, ये ऐसे मिल जाएंगे। तो जब मिलेंगे तो कौन से साल में मिल रहे हैं? 1851 में मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये आपको ध्यान रखना है, जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी मिलकर क्या बन गए? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो BIA, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। और अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए वहां पेपर में कि कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन के मर्ज होने से बनते हैं, तो आप लैंड होल्डर्स सोसाइटी अगर वहां पे आ गया तो आप अक्सर कंफ्यूज कर देंगे। आप सोचेंगे कि जमींदारी एसोसिएशन क्या है, तो ये भी कंफ्यूज मत करना भैया कि इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता है। फिर अगर पहले प्रेसिडेंट की बात कर दें तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने द्वारकानाथ टैगोर की फोटो लगा दी, मैंने राधाकांत देव की यहाँ पे नहीं लगाई, यहाँ लगाई। उसका कारण ये है कि राधाकांत देव साहब यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जबकि यहाँ देखिए कि जो जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर नहीं बन रहे हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर का रिलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द्वारकानाथ टैगोर से क्या है, बाप बेटे का रिश्ता है। ठीक है भाई, तो पहले जनरल सेक्रेटरी जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बनते हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, जबकि पहले प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो राधाकांत देव बनते हैं। समझ गए इस कहानी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोगों भाई मेरे शेयर करो इस सेशन को, बेहद इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख भी नहीं पाओगे इसको। ठीक है, आपको पता है कि हम कितने सीरियस हैं और इस बार हमने फौज तैयार करनी है सिलेक्शंस की, और हमें चाहिए कि भैया हर हाल में बच्चे का सिलेक्शन हो। उसके लिए आपकी सीरियसनेस की ज़रूरत है। आप जब बहुत अच्छे से हमें प्रमोट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो आप इसीलिए इसको शेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 1852 में क्या होता है। 1852 में एक सोसाइटी खुलती है जिसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब इसको कौन स्टार्ट कर रहे हैं? इसको
चैती स्टार्ट कर रहे हैं। चैती देखिए जैसे आज की डेट में है ना, शर्मा जी रख दिया, वर्मा जी रख दिया, छोटा नाम रख देते हैं ना, है ना, टिंकू, सोनू, मोनू ऐसे रख देते हैं हम अपने दोस्तों का नाम, तो इनका नाम इनका चैती बोल सकते हैं आप। तो फाउंडर कौन थे इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन के? गुजुलू लक्ष्मी नारासु चेतियार, जिनको चैती भी बोला जाता है। और इन्होंने ही एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था जिसका नाम था द क्रिसेंट। उसको आप फर्स्ट इंडियन ओन्ड न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर ना क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आ जाते हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि जो क्रिसेंट है, ये कोई भारत का पहला न्यूज़पेपर नहीं है। अगर वो कोई भारत का न्यूज़पेपर पूछेगा तो अलग कहानी हो जाएगी। अगर ये पूछेगा कि कोई इंडियन के द्वारा कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, वो कौन सा, तो अलग कहानी हो जाएगी। अगर पूछ ले कि इंडियन भाषा में कौन सा पहला न्यूज़पेपर, तो कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, वो न्यूज़पेपर की वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये बोल रहे हैं कि किसी इंडियन के द्वारा चलाया गया पहला न्यूज़पेपर, तो फिर ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा वो कौन थे? चेती थे, जिन्होंने चलाया था द क्रिसेंट। समझिए, ये आप ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लो। आप कहीं भी उल्टा पुल्टा उत्तर मत मार्क करके आ जाना। इसके 3-4 टाइप बनते हैं, मैंने वो आपको बता दिए। फिर 1864 के अंदर क्या बनती है? ट्रांसलेशन सोसाइटी, जिसको साइंटिफिक सोसाइटी भी बोला जाता है। अब देखिए कि एक व्यक्ति हुए हैं, बेसिकली मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम्स के लिए स्पेशल काम किया है। जो भारत को सबसे पहले तो देखा करते थे एक दुल्हन की तरह की, जिसकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। लेकिन बाद में फिर उनकी आइडियोलॉजी भी काफ़ी चेंज हुई। और हम देखेंगे इनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा इनका बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है, पेपर में वो ज्यादा पूछा जाता है। तो ये है सर सैयद अहमद खां। एक दौर था जब इनके पूर्वज जो होते थे वो बहादुर शाह जफर के यहाँ पे काम किया करते थे, यानी मुगलिया सल्तनत के अंदर काम किया करते थे। इनको भी ऑफर आता है कि मुगलिया सल्तनत में आ जाइए, लेकिन ये उस ऑफर को ठुकरा देते हैं। थोड़े विजनरी थे, इन्होंने सोचा कि भैया मुगल एम्पायर का तो वैसे ही डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ जाके मुझे फायदा ही नहीं है। तो ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्लर्क बन के पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर फिर इनकी अपलिफ्टमेंट होती रहती है। और बाद में फिर हम देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं वो इनको अलग अलग टाइटल दे रहे हैं, फिर बहुत सारे मुस्लिम्स जो है इनके हुजूम इनके पीछे लग रहा है ना। तो वो सब चीज़ें जो है इनकी बायोग्राफी में देखेंगे। बट यहाँ पे जो मेन काम है इनका सर सैयद अहमद खां का, आपको ये समझना है कि इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, या फिर जिसको कह सकते हैं आप ट्रांसलेशन सोसाइटी। इसका काम क्या था? ये एक्चुअली एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते थे। ये बोलते थे कि जो युवा है, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, उन्हें एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपेयर टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये एजुकेशन की तरफ उनका रुख मोड़ना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? सबसे पहला काम कि जितनी भी अंग्रेजी भाषा में अच्छी अच्छी किताबें थी, इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इनका अनुवाद किस में कर दिया जाए? हिंदी में और उर्दू में कर दिया जाए, ताकि भारतीय लोग इसको पढ़ पाएं और अपना विकास कर पाए। ऐसा नहीं था कि ये भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए, मतलब कि जो हिंदू हैं उनके लिए कुछ ऐसा रख रहे थे भाव। ये चाहते थे कि जो हिंदूज हैं वो भी, उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन ये इनका मेन मुद्दा कहां पे है? इनका मेन मुद्दा वहीं पे है कि भैया पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ था तो वो उसको ज्यादा प्रमोट ये नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो हो गया सर सैयद अहमद खान के बारे में हो गया। फिर 1866 की बात करते हैं। अब ये एक एसोसिएशन बनती है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी, वो पिक्चर में आ रहे हैं। जब भी नौरोजी साहब पिक्चर में आएंगे तो आपको अवेयर हो जाना है कि भैया इनके ऊपर सवाल, देखिए पेपर में मैंने देखा कि हर शिफ्ट में इनके ऊपर सवाल आ रहा है और बैक टू बैक हर ईयर में भी सवाल आ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर है, तो उनके ऊपर सवाल बनते हैं। तो आपको जैसे महात्मा गांधी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, बीजी तिलक साहब है, लाला लाजपत राय साहब हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन, नेहरू साहब है ना, क्वेश्चन बनने के हाई चांस रहते हैं। इनको आपको करना ही है। ऐसी गोखले साहब हो गए। तो दादा भाई नौरोजी ने इसको फाउंड किया था लंदन के अंदर, और बाद में चल के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कौन फाउंड कर रहे होंगे? वो भी दादा भाई नौरोजी 1885 के अंदर जाके कर रहे होंगे। तो वही चीज़ है कि स्टेप्स में हो रहा है सब कुछ। तो जब देखिए अमीरों के लोग हैं ये सारे के सारे, लेकिन फिर भी क्या है कि भारत के अंदर इन्होंने बहुत फिलैंथ्रोपिक कार्य किए, यानी कि भारत की एक वो होता है ना कि ग्रोथ के लिए अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी तक इन लोगों ने दान दी, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत कहीं अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर एक वेल एजुकेटेड और इंडियन सोसाइटी का हम निर्माण कर पाए, ना कि एक ब्रिटिश सोसाइटी का भारत के अंदर। और इनको पता था, इन्होंने एक थ्योरी भी दी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी की। भैया उस थ्योरी के तहत इन्होंने बोला, अपनी किताबों में बताया कि ये जो ब्रिटिशर है भारत का धन लूट लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसीलिए आप देखिए कि इसी मकसद से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ताकि डिस्कस कर पाए भारतीय लोग कि भैया अब यहाँ पे क्या करना चाहिए जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो अंग्रेज हैं वो इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट नहीं समझते हैं। अब समझना कि जो सुविधाएं लंदन वालों के लिए वो इंडिया वालों के लिए नहीं है। तो वो आपको एक समझनी पड़ेगी चीज। और ये क्या चाह रहे थे दादा भाई नौरोजी एसोसिएशन के थ्रू कि जो ब्रिटिशर हैं यहाँ पे, जो लंदन के अंदर लोग हैं, उनको भी मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कि भैया हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो भी तो हमारा ही पार्ट है एक तरह से। तो इस तरीके से ये कन्विंस
कर सकते हैं आम लोगों को यहाँ पे भी, ताकि वो इंडिया के वेलफेयर की बातें कर सके। ठीक है भाई। अब 1867 में क्या होता है, बनती है पूना सार्वजनिक सभा। अब ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, ये देखिए कि कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो गणेश वासुदेव का नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने लॉन्च की। हालांकि मैंने जो बुक्स देखी या प्रीवियस ईयर देखा तो वहां पे जब मैं देखता हूं तो हमारे को एग्जामिनर जब पूछेगा तो वहां पे राणा डे का ही नाम आपको मेंशन करना है। तो 1867 में एमजी राणा डे जो हैं उन्होंने और एसएस चिपलुंकर ने मिलकर, हालांकि और भी बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम मेन फिगर्स का नाम हमेशा याद रखते हैं, तो इन दोनों ने मिलकर एक तरह से पूना सार्वजनिक सभा का विमोचन किया। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल यही लोग हैं, है ना, आगे चलकर यहाँ पे और भी जो बड़े बड़ी फिगर्स हैं सब लोग यहाँ पे अपना योगदान देते रहेंगे, चाहे वो तिलक साहब यहाँ पे आएंगे आगे, या फिर हम देखेंगे कि अपना लाजपत राय साहब आएंगे, जितने भी लोग हैं मतलब बड़े बड़े लोग हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन हर ऑर्गेनाइजेशन में देते रहते थे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि आप समझना, जैसे कि एक तरफ होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक तरफ होगी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल। ठीक है, अब इनके बीच में कोई है ही नहीं, सीधा ब्रिटिशर से कौन सा भारतीय बात करने जाए। इस वजह से क्या है कि इनका काम यही था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में एक तरह से एक प्रॉपर पूरा किया, है ना, तो एक बैरियर क्रिएट करना, एक ब्रिज क्रिएट करना कि यहाँ से बात यहाँ तक आएगी, फिर ये लोग आगे कन्वे करेंगे। और ब्रिटिशर की बात तो वैसे ही बेचारों को समझ नहीं आएगी आगे, है ना, भारतीयों को। तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वेल एजुकेटेड पीपल की एक तरह से, जो आदान प्रदान करेगी और एक बीच में प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद पेपर में देखिए एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया था कि दक्कन के जो राइट्स हुए थे, है ना, दक्कन के अंदर जो दंगे हुए थे, उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था। तो आपको ये ध्यान रखना कि पूना सार्वजनिक सभा ने इसको सपोर्ट किया था 1875 के अंदर महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हो सकता है किसी के लिए वो चीज़ दंगा हो और किसी के लिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो, है ना, तो वो वही बात है कि समझने वाली बातें हैं। तो दक्कन के दंगों को इसने सपोर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस। पेपर में या तो इंडियन नेशनल यूनियन आ जाए, या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाए, या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन आ जाए। समझना, ये तीनों बातें अगर आ गई तो आपको यही समझना है कि ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन की ही बात हो रही है। 1876 में जो है ये बनाई जाती है दो लोगों के द्वारा। पहले तो है राष्ट्रगुरु की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये, और दूसरे हैं आनंद मोहन बोस। ये दोनों आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कलकत्ता में मिलते हैं भाई मेरे, और वहां पे ये डिसाइड करती हैं कि हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अब यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो राष्ट्रपिता समझ लेते हैं कि यार राष्ट्रगुरु लिखा है, और वो समझ लेंगे कि भैया राष्ट्रपिता की बात हो रही है। ये राष्ट्रपिता नहीं है भाई मेरे, ये पहली बात तो आपका राष्ट्र गुरु है। ठीक है भाई, गुरु। तो वो जो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो गांधी जी की है, यहाँ राष्ट्रगुरु की बात हो रही है तो ये एस एन बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं 1876 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, और बना लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगभग वही सारी वैल्यूज है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थी बाद में, है ना, तो हम बाद में देखेंगे कि उसके साथ मिल भी जाएगी, मर्ज भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से भारत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका मेन काम क्या है कि भारत के लोगों को अपलिफ्ट किया जा सके। अब वो अपलिफ्टमेंट कई तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है कि उनके अंदर पॉलिटिकल विचारधारा का अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनको कोई वर्गला ना पाए। दूसरा, इंटेलेक्चुअल बनाया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए। तीसरा, उनकी मटीरियल एडवांसमेंट भी की जा सके। तो ये तीनों तरह की एडवांसमेंट वो चाहते थे कि की जाए, राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास उनका तीनों तरीकों से हो पाए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स और हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसकी 2 सेशंस हुए। पहला सेशन जो होता है इंडियन नेशनल यूनियन का, वो होता है कोलकाता के अंदर। कहां पे होता है? एल्बर्ट हॉल के अंदर 1883 में होता है। अब ये जो सेशन बेसिकली रखा गया था, आप समझो कि ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट कहां से हो रहा है, कहां से ये चीजें लिंक हो रही हैं। ये इल्बर्ट एक कंट्रोवर्सी आई थी, इल्बर्ट कंट्रोवर्सी या इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप बोल लीजिए। तो इल्बर्ट बिल को लेकर ये सारे का सारा जो चीजें शुरू की गई थी। एक्चुअली में होता क्या है कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट आता है उस टाइम पे, जिसके तहत क्या होता है, आप समझो इल्बर्ट बिल है क्या, वो समझने की आपको बस जरूरत है, तो वहीं से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बिल में क्या था आप समझो। यहां मान लीजिए कि एक है भारतीय जज, ये है इंडियन जज, और एक है यूरोपियन जज या ब्रिटिशर जज आप कह सकते हैं। ठीक है, यूरोपियन भी कह सकते हैं उसको। अब होता क्या था कि ये देखिए नीचे जो क्रिमिनल्स हैं वो इंडियंस भी हो सकते हैं और वो यूरोपियन भी हो सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि अगर कोई भी यहाँ पे इंडियन क्रिमिनल जाता है तो उसको कौन ट्रायल कर सकता है? उसको इंडियन जज भी देख सकता है, उसको यूरोपियन जज भी देख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल गया कोर्ट के अंदर तो उसको जो है केवल और केवल यूरोपियन जज देखेगा, इंडियन जज उसको नहीं देख सकता दोस्त।
समझ रहे हैं, उसका केस ही नहीं देख सकता इंडियन जज, जबकि दोनों की उपाधि सेम, दोनों इक्वल पोजीशन पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसी चीज को सुधार के लिए आता है इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल क्या बोलता है कि नहीं भाई, ये जो इंडियन जज है वो भी इस यूरोपियन का ट्रायल ले सकता है, वो भी इसके बारे में वर्डिक्ट दे सकता है, सजा दे सकता है इसको। लेकिन यहां पे जितने भी यूरोपियन थे, इन लोगों ने कर दिया विरोध। ये बोलते कि नहीं, हम नहीं ऐसा होने देंगे, क्योंकि इनके अंदर थी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भैया हम जो है, हम इंडियन से ज़्यादा सुपीरियर हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जबकि वहाँ पे देखिए कि इनकी जो बीवियाँ होती थी वो तो मटर तोड़ रही थी, है ना, बंगाल के खेतों में। और वहाँ बंगाल की जो औरतें थी, उन्होंने विरोध कर दिया कि भैया हम तो तुमसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तुम किस कौन से चक्कर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हो भाई, है ना। तो वो देखिए कि एक्चुअली में मुद्दा क्या था कि ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करते थे। भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन पर अत्याचार किया करते थे। जो भी पॉलिसी होती थी उसके लूप होल्स निकाल के और नाम भारतीयों का लगा दिया, है ना। जहां से ये धन लूट सकते थे, जितना करप्शन कर सकते थे, जो चीज़ कर सकते थे, ये लोग करते थे। अब वहां से ये बच कैसे सकते हैं, ये बच ऐसे सकते थे कि यूरोपियन वाले के पास जाएंगे, जज के पास, उसको पैसे खिलाएंगे और वो छोड़ देगा इनको, या एक मिनिमम सजा देके छोड़ देगा। जबकि अगर इंडियन के पास गए तो फिर वो तो देखिए एक एक गिन गिन के बदले लेगा कि भैया तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, है। तो इस बात का डर भी है भाई। तो कैसे कर दें, इल्बर्ट बिल को कैसे मान ले, तो वही वाली कहानी है। तो इस वजह से यहां पे एक कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है यूरोपियंस के द्वारा। तो बाद में हालांकि आप देखिए कि रिपन तो चाहता था कि ये हो, लॉर्ड रिपन बाद में आता है ना, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो फिर इस बिल के अंदर क्या है, कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि एक बेंच बनाया जाएगा। उस बेंच के जो 50% मेंबर हैं, 50% मेंबर तो होंगे यूरोपियन और 50% होंगे इंडियन। ठीक है, उसमें यह था एक्चुअली में कि मिनिमम 50% यूरोपियन होने ही चाहिए उसके अंदर। ठीक है, इनका ये था कि भैया 50% तो यूरोपियन हमारे रखो। यानी कि अगर यहाँ पे मामला फंसेगा भी, मान लो 4 लोग हैं, 4 जज हैं, तो 2 भारत के हो गए, 2 यूरोप के हो गए, तो फिर ठीक है, टाई पे मामला फंस जाएगा, है ना। तो लटका रहेगा तो लटका रहेगा। तो ये एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना। भारतीय भी यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहे हैं और उनका भी एक इक्वल दर्जा मिल गया, और दूसरा क्या है कि जो यूरोपियंस हैं उनकी भी वो इच्छा पूरी होगी। तो इस अमेंडमेंट के तहत जाके ये बिल जो है फाइनली पास होता है, कि बीच का रास्ता इसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी से प्रॉम्प्ट होके जो है आगे इसका फर्स्ट सेशन जो है इंडियन नेशनल यूनियन का रखा जाता है। कहाँ, कोलकाता में, एल्बर्ट हॉल के अंदर 1883 में। दूसरा जो इंडियन नेशनल यूनियन का सेशन रखा जा रहा है, ये भी कोलकाता में रखा जा रहा है। और ये कब रखा जा रहा है, 1885 में, जहां पे ये कांग्रेस की प्रेज भी कर रहे हैं भैया, क्योंकि आप देखिए कि इन्हीं दिनों में क्या है, कांग्रेस भी बन रही है और दोनों की आइडियोलॉजी भी सेम है। तो इसीलिए 1886 में, यानी कि अगले साल ही, ये जो यूनियन है ये जाके किससे मिल जाती है, कांग्रेस के साथ मिल जाती है। यानी कांग्रेस के साथ इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो 1886 के अंदर जाके दोनों एक ही यूनियन बन जाती है। और हम देखेंगे कि लगभग जितनी भी आगे ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वो कांग्रेस जो है वो मेन स्ट्रीम बन जाएगी, और वो ये सब उसके साथ जाके जुड़ जाएंगी, ताकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हो पाए। और जो ये चाहते हैं भैया, क्योंकि देखिए कि एक मतभेद हो सकते हैं लोगों के अंदर, है ना, लेकिन मनभेद किसी के अंदर नहीं थे। और वही वाली बात है कि इनका तो ग्राउंड भी कॉमन है, तो ये सीधा सीधा उसी के साथ मिल जाएंगे ना जो उसके लिए और बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत बड़ी चीज है ये तो। एनीवेज, अब 1875 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इंडियन लीग बनती है। इंडियन लीग कौन बनाता है, शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। और ये शिशिर कुमार घोष के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने एक मंथली मैगजीन मान लीजिए या न्यूज़पेपर मान लीजिए, अमृता बाजार, ठीक है, जिसको आप अमृता बाजार पत्रिका के नाम से भी बोल सकते हैं। तो अमृता बाजार पत्रिका जो है ये निकालते हैं। ये हालांकि हम न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हालांकि निकाल देते हैं 1868 के आसपास ही निकाल देते हैं इसको। लेकिन आप देखिए कि आगे चल के जब वो लिटन है, हाँ, वो भड़वा पागल लिटन जो आएगा, तो वो क्या करता है, वो एक वर्नैकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट पास कर देता है, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी वर्नैकुलर लैंग्वेज के पीरियोडिकल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन से, सबको बैन कर दिया जाता है, न्यूज़पेपरों को बैन कर दिया जाता है। तो फिर जाके अमृता बाजार पत्रिका रातों रात उसको अंग्रेजी में छपना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें देखिए कि ये सब हालांकि न्यूज़पेपर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे हम इसी पे रहते हैं कि इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष करते हैं यहाँ पे। और इसका भी मेन यही काम था कि जो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करना और एजुकेशन को, स्पेशली पॉलिटिकल एजुकेशन को लोगों के अंदर इनकलकेट करना। ठीक है भाई। फिर अगला है 1884 की बात, यहाँ बनती है मद्रास महाजन सभा। अब मद्रास महाजन सभा का जो लीडरशिप है यहाँ पे, वो जो है ना, आगे चल के जब हम देखेंगे तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इत्तेफाक रखते हैं।
इनका भी लगभग हम देखेंगे तो मोटो सेम सा ही है, सारे प्रिंसिपल्स भी सेम ही है, तो ये भी आगे चल के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसके फाउंडर कौन है? एम वीर राघवाचार्य। तो ये रहे वो एम वीर राघवाचार्य। और ये जब आगे चल के हम देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्पेशली जब हम देखते हैं तो ये एक प्रेसिडेंट भी बनेंगे एक टाइम पे, है ना। तो एक सेशन इन्होंने भी प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ऐसे ही हम एम वीर राघवाचार्य तो देख ही रहे हैं, साथ में बी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू याद होगा, है ना, मैंने बताया भी था। और तीसरा है पी अनंत चार्लू। ये तीन लोग मिलके जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से चला रहे थे, मद्रास महाजनसभा को। और बाद में मैंने बोला जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ये लोग सपोर्ट करने लग गए थे। इनका भी मेन मोटो कुछ वैसा सही था कि जो ब्रिटिश राज है उसके क्लचेस से भारतीयों को आज़ाद करवाना है और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है भारतीयों का। तो इसका भी मेन मोटो कुछ वैसा ही था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। फिर 1884 के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, गुजरात सभा। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बोलेंगे कि क्यों। तो देखिए, है तो ये 1884 की बात की ये बन रही है, लेकिन 1915 में एक महान व्यक्ति साउथ अफ्रीका से भारत के अंदर आते हैं। कौन है वो? महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी जो हैं वो इसके अंदर प्रेसिडेंट रहे थे 1918 से 1919 के अंदर। तो अगर सवाल आएगा आपको तो यही वाला आएगा कि ये जो गुजरात सभा है इसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी कब रहे, या इनमें से कौन से लीडर हैं जो प्रोमिनेंट लीडर हैं जो इसके हेड रह चुके हैं या प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनका टेन्योर पूछा जा सकता है। तो 1918 से 1919 में, ठीक है भाई, यानी कि 1915 में गांधी जी आते हैं, 16, 17, 18, 3 साल के बाद जो है इसके हेड या प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये आपको लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 1885 में समझना कि क्या हो रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बन रही है। अब देखो कि यही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आगे किस चीज में हेल्प करेगी, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को हेल्ड करने में, यानी कि उनको होस्ट करने में हेल्प करेगी। यानी कि अल्टीमेटली ये भी जाकर किससे मिलेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही मिल जाएगी, और वो एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। और वैसे भी आप ईयर देखिए यहाँ पे 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ईयर कौन सा है, वो भी 1885 है। तो यानी कि दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन 1885 में ही बन रही हैं। और इसके जो मेन लीडर्स हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडर्स में भी एक आ रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 72 डेलीगेट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, जो भारत की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से 72 डेलीगेट्स आके मिले थे। तो उनमें से एक ये भी थी, है ना। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो फाउंडर मेन हम कहेंगे वो बदरुद्दीन तैयब जी कहेंगे, फिरोज शाह का नाम लेंगे और केटी तेलांग का नाम लेंगे। तो इनका भी ये मेन काम था कि भारत के लोगों का जो इंटरेस्ट है, भारत के जो मेन जरूरतें हैं उनकी वकालत करना, है ना, लोगों की हेल्प करना। तो ये इनका भी काम था। और इन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग थी आईएनसी की बॉम्बे के अंदर, उसको भी हेल्प किया था होस्ट करने में। और मैंने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारी चीज़ कवर की हैं कि क्या हुआ था, किस वजह से जो है पहली मीटिंग जो पुणे में होनी थी आईएनसी की, वो वहाँ से कोलरा की वजह से, है ना, नहीं हो पाई थी। तो फिर बाद में उसको बॉम्बे में किया गया था, गोकुल तेजपति अपना संस्कृत कॉलेज जो था वहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम आईएनसी में पढ़ते हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है। और डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय था, है ना, वो आपको कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये लोग थे। और एक और चीज़ यहाँ पे, जब बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आ ही गया है तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थर्ड सेशन के। पहले सेशन में जो है आप देखिए एक हिंदू है, फिर दूसरे में पारसी है, फिर तीसरे में मुस्लिम है, और चौथे में आपके कौन आ जाएंगे, नॉन इंडियन आ जाएंगे। जॉर्ज जूल जो है नॉन इंडियन है। तो तीसरे जो सेशन है उसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो है एक मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है भाई। चलिए अब 1911 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ है सोशल सर्विस लीग बनती है। इसके फाउंडर कौन है, ये है नारायण मल्हार जी, ठीक है। नारायण मल्हार जोशी जो है ये बॉम्बे के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। और इसका भी मेन काम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या फिर उनका जो काम है, वो आप देखिए कि उस टाइम पे बहुत वर्स्ट कंडीशन में लोग काम करते थे, चाहे वो फैक्ट्रियों के अंदर काम हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। तो इस वजह से उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है जी। अब 1915 का टाइम आता है, इसमें बनती है हिंदू महासभा। अब जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, हिंदू महासभा लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किन के इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करेगी, ये हिंदूज़ के इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करेगी। चाहे वो पॉलिटिकल यूनिटी हो हिंदूज़ के बीच में, चाहे वो एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। तो हिंदूज़ की हेल्प करने के लिए, हिंदूज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो बनती है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेशली इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हैं, आप देखिए कि पिछले
पिछले 300-400 सालों में जब देखा है कि भैया मुस्लिम ही राज कर रहे हैं, है ना, मुगल्स राज कर रहे हैं, कभी अफगान आके राज कर रहे हैं, कभी टर्क आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है ना, तो आप देखिए कि जो कल्चर है वो सारे का सारा एक तरह से इस्लामिक कल्चर यहाँ पे आया और बहुत सारी कन्वर्शंस हुई। तो आप जो इंडिया के मुसलमानों की बात करेंगे स्पेशली, है ना, मैं बाहर के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग जो है उनके पूर्वज कन्वर्ट हुए हैं, तो वहाँ से फिर वो चीज़ जो है चलती 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 आगे इनकलकेट हुई। तो इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ के मुसलमान, आपको इनको प्योर मुसलमान नहीं एक तरह से कह पाएंगे। देखिए कि इनको तो वो भी नहीं मान रहे हैं, जो वहाँ अरब की कंट्री में बैठे हैं वो भी नहीं कह रहे, यहाँ पे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको ही नहीं वो असली मुसलमान मान रहे, इंडिया वालों को तो क्या ही मानेंगे, है ना। तो आप ये जो चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे हिंदू महासभा का एक और टारगेट था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। उसका कारण ये था कि भैया वो मुस्लिम्स को कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, जो मुस्लिम ऑलरेडी हिंदूज थे वो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम्स में, वापस से उनको हिंदुइज्म में कन्वर्शन था। फिर 1936 में क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा, ये पेपर के अंदर सवाल भी इसका आया था, तो ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। फाउंडर इसके कौन थे, स्वामी सहजानंद थे, और लखनऊ के अंदर इसको जो है फाउंड करते हैं, वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं, और उसके बाद पहले जो प्रेसिडेंट है वो भी स्वामी सहजानंद ही बनते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे, तो NG रंगा साहब जो है इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। और इस मूवमेंट को स्टार्ट कहां से किया गया था, बिहार से किया गया था। देखो ये समझ वाली बात है, जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लखनऊ में बन रही है तो वो लखनऊ से ही अपनी पहली मूवमेंट करेगी, जी नहीं, वो लखनऊ में बनी लेकिन पहला आंदोलन कहाँ कर रही है, बिहार में जाके कर रही है, तो वो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसका भी मेन यही था कि जो लैंडलॉर्ड्स अपनी मनचली हरकतें कर रहे थे, लैंडलॉर्डिज्म था, उसको एबॉलिश करना, और दूसरा फ्री लैंड देना, जो गरीब पीजेंट्स हैं, है ना, जो आप देखिए कि जो खेती कर रहे हैं, जो मेन किसान है, उनके तो हकों को मारा जाता था, उनको ना तो कोई मुआवजा मिलता था, अगर फसल भी बर्बाद हो रही तब भी उनको टैक्स मांगा जा रहा था, तो बहुत दुर्गति थी किसानों की भाई मेरे। तो रूरल लेबरर्स जो हैं, मजदूर हैं या फिर रूरल किसान हैं, उनको एग्रीकल्चरल लैंड्स देके उनकी हेल्प करना, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, देखिए 1911 के आसपास तक की बातें कर ली। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जिनको मैं पूरे का पूरा अलग से पढ़ाना चाहता था, उनको मैंने अलग अलग स्लाइड्स में रखा है। 1905 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पेरिस इंडियन सोसाइटी बनती है। देखो समझना इस चीज में, एक लेडी रही भिखाई जी कामा। अब ये लेडी जो थी, इनको क्या है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने देखिए कि आप समझो कि भारत के अंदर रह के ना बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जन्म दिया, इसीलिए इनको जननी बोला जाता है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का भारत के अंदर, भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अब समझो कि एक्चुअली में क्या है कि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्लैग के लिए, भारत का जो ट्राई कलर फ्लैग है उसके लिए, दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन किस चीज के लिए है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, और उसमें भी जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है वो है पेरिस इंडियन सोसाइटी। तो ये दो जो है इनके बारे में खास बातें आपको याद रखनी, इन्हीं से जो है पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ठीक है। अब जो मैडम भिखाई जी कामा किन किन के साथ मिलकर ये इंडियन पेरिस सोसाइटी खोल रही हैं, आप समझना, मंचर शाह बुर्जोजी गोदरेज के साथ और SR राणा के साथ मिलके पेरिस के अंदर ये क्या है, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भैया पेरिस कहाँ पहुंच गई, ये तो भारतीय है। तो वो दिक्कत ये थी कि भैया ये भारत में जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको अल्टीमेट दे दिया, और कि या तो आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से देश निकाला दे देंगे, एग्जाइल दे देंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जीवन का फिर एग्जाइल पे ही रही थी, तो भारत के अंदर इनको एंट्री ही अलाउड नहीं थी। तो ये बाहर रहकर जो ऑर्गेनाइजेशन बना सकती थी, जो बड़े काम कर सकती थी, फिर ये वहां से करने लग गई, है ना। तो हर किसी का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो पेरिस इंडियन सोसाइटी, ये अपने आप में कोई कंप्लीट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी। किसकी ब्रांच थी ये, आप समझना, होम रूल सोसाइटी की, इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो ब्रांच थी वो क्या थी, पेरिस इंडियन सोसाइटी थी। अब आप सोचेंगे कि ये होम रूल लीग तो नहीं, वो तो 1916 में एनी बेसेंट और बीजी तिलक वाली है भाई, ये तो बात हो रही है 1905 की, तो ये आपको समझना है ना। तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कर देना गलती से भी कहीं। तो ये बात हो रही है इंडियन होम रूल सोसाइटी की, ना कि होम रूल लीग की, समझ लिया, ठीक है भाई। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, ये कहाँ पे बन रही है, लंदन में बन रही है, और श्यामजी वर्मा है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन के अंदर इसको बना रहे हैं, और इसी की एक ब्रांच जो है पेरिस में बनती है, जिसको बोलते हैं पेरिस इंडियन सोसाइटी। और ये सब काम हो रहा है 1905 के अंदर, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब भिखाई जी कामा के ऊपर दूसरा सवाल जो बनता है उसके ऊपर आते हैं हम। पहला सवाल तो ये बन गया है ना, पेरिस इंडियन सोसाइटी वाला। दूसरा है कि 1907 में भिखाई जी कामा ने देखी कि पहली ऐसी भारतीय लेडी बन गई थी जिन्होंने ट्राई कलर का फ्लैग जो भारत का है वो फहराया था। पेपर में सवाल यही पूछा गया था, ये पूछा गया है सवाल भाई मेरे, स्टार मार्क कर लो, पेपर में पहले आया है, आगे फिर आएगा।
कि कौन से सेशन में किस जगह पे भिखाई जी कामा ने भारत का जो है ट्राई कलर फ्लैग जो है पहली बार फहराया था। तो आपको समझना है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी स्टुटगार्ट में, और स्टुटगार्ट कौन सी जगह, कहां पे है ये जर्मनी के अंदर एक जगह है स्टुटगार्ट, वहां पे हो रही थी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, और वहां पे भिखाई जी कामा ने जो है भारत का ट्राई कलर फ्लैग को फहराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। गलती से भी ये मत समझ लेना कि स्टुटगार्ट तो हमसे बोला ही नहीं जा रहा, तो ये तो पेपर में भी नहीं आएगा, ये तो अजीब सी भाषा लिखी हुई है, पेपर में आ चुका है और आगे फिर से आने के चांसेस हैं। इसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि भिखाई जी कामा इस फ्लैग को बनाने वाली केवल अकेली औरत नहीं थी, इनका जो हेल्प किया है इसके अंदर वो किसने किया है, वीर दामोदर सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर जिनको भी बोला जाता है, वीडी सावरकर ने भी इनकी हेल्प की है। ये वही है जिन्होंने हिंदुत्व भी लिखी थी, ठीक है भाई। यानी कि जो बाद में देखिए कि बहुत ज़्यादा अब वो जो राइट विंग लेफ्ट विंग एक तरह से आप बोलते हैं, है ना, सावरकर साहब की बीजेपी और आइडियोलॉजी एक तरह से फॉलो करती है, वो भी आपको एक कोरिलेशन है मैं यहाँ पे बिल्ड करके बता रहा हूँ। जितनी भी आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो इन्हीं से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है भाई। तो वीडी सावरकर और भिखाई जी कामा मिलकर इस वाले फ्लैग को बनाते हैं। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखा है, ऊपर नीचे देखिए कि हरा रंग, केसरिया रंग, बीच में पीला रंग। तो ये सारे का सारा फ्लैग इस तरीके का उस टाइम पे हुआ करता था, ठीक है भाई। और एक और चीज़ है कि इन्होंने बहुत सारी लेखनियाँ लिखी भी हैं भिखाई जी कामा ने, और बहुत सारी बांटी भी हैं लोगों को ताकि वो भी पढ़ें। तो उनमें से एक तो है वंदे मातरम और दूसरी है मदंस तलवार। ये दो लेखनियाँ जो है इनकी काफ़ी फेमस हैं जो इन्होंने बांटी। तो और नेक्स्ट इनके बाद बारे में एक और चीज़ है कि दादा भाई नौरोजी की ये एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुकी थी, तो इनको पता है कि भारत के अंदर जो है रेवोल्यूशनरीज किस तरीके से काम करते हैं। तो एक अच्छी खासी इनको समझ डेवलप हुई, और इनका जो है आप देखेंगे तो अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई एक तरह से, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह रही थी। दादा भाई नौरोजी भाई ग्रैंड ओल्ड मैन के साथ रह रही हैं, तो वहाँ से ही इनका जो है एक इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। एक और चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के अंदर सफरेज मूवमेंट है ना, या फिर कहें कि वीमेन को भी वोट का अधिकार होना चाहिए, उसकी एडवोकेसी भी किसने की थी, तो इन्होंने ही की थी। ये तीन चीज़ें मैंने आज बता दी भिखाई जी कामा के बारे में। एक फ्लैग हो गया, एक सफरेज मूवमेंट होगी, और तीसरा होगी पेरिस इंडियन सोसाइटी, जिससे सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं अपना सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बनती है 1905 में बनती है। इसको कौन बनाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 12 जून 1905 को बनाते हैं। ये कौन है, यही है जी के गोखले साहब। देखो हालांकि इनके साथ बहुत सारे इंडियन एजुकेटेड पीपल जुड़े हुए थे, लेकिन एक और एजुकेटेड इंडियन जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, प्रोमिनेंट नाम उस टाइम का, वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए इनका नाम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ना, राष्ट्रगुरु के नाम से संबोधित इनको कर रहे हैं। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर इसको बना रहे हैं। और भी लोग हैं, देखिए बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं उनको याद करना, ये दो नाम जरूरी हैं याद करने। अब इनका जो मेन काम क्या है कि एक तो भारत के अंदर सोशल स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ाया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट की जाए, और दूसरा ब्रिटिश राज के परखच्चे उड़ा दिए जाए। इनका भी मेन काम यही है। अब ये क्या करते हैं, इसीलिए 1911 के अंदर जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है 1911 में एक न्यूज़पेपर लॉन्च करती है जिसका नाम था हितवाद, द हितवाद, ठीक है। तो ये इंग्लिश भाषा में लॉन्च करती है। कब, कहाँ पे करती है, नागपुर के अंदर 1911 में। हालांकि जब हम न्यूज़पेपर का पूरा वीडियो देखेंगे तो वहां भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं वहां पे रेफरेंस भी दूंगा आपको इस चीज का, है ना। इस सोसाइटी का मैं नाम भी पूछूंगा कि कौन सी सोसाइटी है जिसके अंदर हितवाद न्यूज़पेपर को लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द हितवाद जो है वो किस सोसाइटी में है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अंदर लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1911 के अंदर लॉन्च किया गया था। लेकिन सोसाइटी कब बनी, 1905 में बनी। तो ये न्यूज़पेपर कहाँ लॉन्च किया गया, नागपुर के अंदर लॉन्च किया गया। किस भाषा में किया गया, अंग्रेजी भाषा में किया गया। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हालांकि जब हम और इस ऑर्गेनाइजेशन के काम देखते हैं तो हम देखते हैं तो इन्होंने एक तो एजुकेशन को प्रमोट किया, दूसरा अनटचेबिलिटी जिसको आप छुआछूत भी बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी को यहाँ से भगाया, भारत को स्वच्छ बनाने में हेल्प की। स्वच्छता अभियान जैसे आज मोदी जी चलाते हैं, ऐसे उस टाइम पे इन्होंने इंडिया की सैनिटेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की, हेल्थ केयर को इंप्रूव करने की कोशिश की, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो पाए। आज तो फिर मेडिकल फैसिलिटी कहीं एक टॉप नॉच पे पहुंच चुकी है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तभी तो इतनी बीमारियां फैलती थी, इतने फेमाइंस आते थे, लोगों का बुरा हाल था भाई, धड़ल्ले से मरते थे। जैसे आज कोविड में मरे इतने लोग हैं ना, तो उस टाइम पे कोई भी चीज हो जाती थी छोटी सी भी, उससे लाखों लोग मर जाते थे तुरंत ही भाई। तो ये बहुत दुर्गति थी उस टाइम पे भारत की। ये ब्रिटिशर तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, इनके पास तो फंड ही नहीं होते थे, बोलते हमारे पास फंड ही नहीं है। ये यहाँ के पैसे उठा उठा के उधर ले जाते थे, फिर फंड नहीं है, तो यही बात है ना। इसीलिए तो इनका राज जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा ना भारतीयों को, क्योंकि
ब्रिटिशर्स जो है वो इंग्लैंड के लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हैं, है ना, और यहाँ के लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। अगर आप यहाँ पे राज कर रहे हैं तो इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल दर्जा दीजिए सिटीजन्स को, तब तो बात बनेगी, है ना। फिर जो है इसका जो मेन बेस है ना इस सोसाइटी का, गोखले साहब की डेथ के बाद ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गई थी, 1915 के आसपास की बातें हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट ये सोसाइटी जो है श्रिंक होके रह गई थी। एक चीज़ आपको ध्यान देनी कि 1905 में ये सोसाइटी बनाई जा रही है, और इसका अगर मैं कोरिलेशन आपको मेन इवेंट्स के साथ जोड़ के दिखाऊं तो 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट होता है, जहां पे जो मॉडरेट्स हैं गोखले साहब हैं, और दूसरी तरफ क्या एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम बोल रहे हैं आपका बीजी तिलक साहब, लाल बाल पाल, वो लोग जो है अलग हो जाते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे अलग हो जाते हैं, मुस्लिम लीग भी अलग हो जाती है। तो वो ये उन्हीं दौर की बात है ना। 1906 में जो है मुस्लिम लीग एकदम से पिक्चर में आ रही है, फिर 1907 में एक स्प्लिट हो रहा है, तो ये उन दिनों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। 1905 का कोरिलेशन वहाँ से निकल के आएगा, फिर 1916 के पास जाके लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, जहाँ पे फिर आपस में फिर से सब के सब लोग एक मंच पे आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर से कांग्रेस एक जो है स्ट्रॉन्ग संगठन बन जाएगी। तो ये मैंने एक कोरिलेशन आपको यहाँ पे बिल्ड करके बता दिया, ठीक है। तो ये था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल पेपर में पूछा गया, AITUC के ऊपर क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के ऊपर आया है कि कौन इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके लाला लाजपत राय थे, लेकिन आपको सभी प्रेसिडेंट कह रहा हूं, सभी फाउंडर्स के नाम याद रखने हैं। जो इसके फाउंडर्स थे वो थे लाला लाजपत राय, NM जोशी, BP वाडिया, दीवान चमनलाल और जोसेफ बप्टिस्टा। तो इनमें ये सारे नाम याद कर लीजिए। देखिए कि नारायण मल्हार जोशी हो गए, ये लाला लाजपत राय साहब हो गए, जोसेफ बैप्टिस्टा हो गए, जितने भी हैं इन सबको याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है ना, घुमा के किसी भी तरीके से आएगा। वो क्या करेगा, लाला लाजपत राय का नाम नहीं देगा तो दूसरे किसी का नाम दे देगा। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये 1920 की बात हो रही है भाई मेरे, तो वो एक मैंने देखा MPPSC का क्वेश्चन था, उन्होंने क्या दे रखा था पेपर के अंदर, उन्होंने दे रखा था कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोमिनेंट रोल प्ले किया बीजी तिलक साहब ने भी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। अब समस्या क्या है कि बच्चा क्या सोचेगा, लाल बाल पाल, वो तीनों को एक साथ सोचता है ना, तो लाल बाल पाल को अलग सोचता ही नहीं है, तो वो सोचता है लाला लाजपत राय थे तो तिलक साहब भी होंगे, है ना, बाल गंगाधर तिलक भी वहीं होंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है भाई मेरे, कि 1920 में जो बाल गंगाधर तिलक साहब है उनकी डेथ हो जाती है, समझो आप इस चीज को। तभी तो एक स्पेशल सेशन कांग्रेस बुलाती है, याद कीजिए, है ना, वो हम कांग्रेस के सेशंस में पढ़ते हैं। तो वो जब आप पूरा एक बारी गो थ्रू हो जाएंगे ना, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो कांग्रेस क्यों स्पेशल सेशन बना लिया, अगस्त के अंदर एक स्पेशल सेशन मंगवाया जाता है 1920 में कांग्रेस का, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अब ये जो है अंग्रेजों का हम विरोध करेंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, है ना। उसका एक प्रस्ताव पारित कौन करता है, गांधी जी करते हैं, है ना। और बाद में फिर 1922 में जाके वो चोरी चोरा का कांड होता है, जिसके बाद वायलेंस के कारण गांधी जी को ये सारा का सारा आंदोलन वापस लेना पड़ता है। तो वो सब वहां पे ये जाके ये चीजें इंटरलिंक हो रही हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि वो जो MPPSC में बच्चों ने गलती की, आप मत कर देना कि PSC के अंदर लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बताओ, इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद भी, कि जब तिलक साहब यहाँ है ही नहीं तो वो कैसे करें। बेशक से उन्होंने ड्राफ्ट बनाने में हेल्प की होगी, लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि वो फाउंडर है। जब वो जो इंसान है ही नहीं दुनिया में, वो फाउंडर कैसे हो गया उस चीज का, समझ रहे हैं इस चीज को। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पहली पैन इंडिया ट्रेड यूनियन भारत की थी। अब ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन इसको बोलते हैं हम। फर्स्ट वाली कौन सी है, वो है ITUC, ये तो है AITUC, ये थी ITUC जो थी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको किसने प्रमोट किया था, ये INC के अंडर काम कर रही थी एक तरह से, ठीक है। और ये जो है ये अलग से लाला लाजपत राय साहब इसको और बाकी के जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं वो हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये ITUC है, ये AITUC है, बस एक ऑल का फर्क है ना, वो ऑल इंडिया वाली है और ये इंडिया वाली है, ये समझ लेना। अच्छा, पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय साहब हैं, और पहले जनरल सेक्रेटरी जो वो VM पवार साहब हैं। और जो पहला सेशन इसका रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, बॉम्बे के अंदर रखा गया था। और मेन ऑब्जेक्टिव इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था वो आपको समझना है, क्योंकि ये एक ट्रेड यूनियन है। तो इसका मतलब है कि जो भी लोग हैं, भारत की एथनिसिटी जो है ना वो बहुत वैरायटी की है। तो जितने भी अलग कास्ट के, क्रीड के, कलर के लोग हैं, अलग रेस के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। तो भारत के अंदर बहुत वैरायटी है लोगों की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती थी कि जितने भी लोग हैं ना, इनको कोई भी सप्रेस ना कर पाए, ना इनके ऊपर कोई एट्रोसिटी कर पाए, यानी कि अत्याचार भी कोई ना कर पाए। और उस टाइम पे जो वर्किंग कंडीशन होती थी, चाहे वो पीजेंट है, चाहे वो लेबरर
है हर किसी की बेकार हुआ करती थी, बहुत दुर्गति हुआ करती थी, लोग मर जाते थे काम करते करते, फैक्ट्रियों में तो इतना बुरा हाल था। तो उनकी जो है एक हेल्प की जा सके, क्योंकि उनकी से करने के लिए कोई है ही नहीं था, है ना, कोई उनकी आवाज उठाने के लिए व्यक्ति नहीं था। तो गांधी जी ने भी तो यही किया था, बाद में एक यूनियन का क्रिएशन किया था, है ना, जब वो कर रहे थे वर्कर्स का, मिल वाले वर्कर्स का, तो वहां भी यही किया था। तो इसलिए जो है यूनियन का काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर वर्कर्स की कोई हरासमेंट कर रहा है वहां पे, तो उस वजह से जो है वो किसके पास जाएगा, वो यूनियन के पास जाएगा। जैसे कि आप आज की डेट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे अब कोई ऑफिसर आपको परेशान कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप उस ऑफिसर की शिकायत किसी दूसरे ऑफिसर को करने जाएंगे? दो आईआरएस लोग आपस में थोड़ी लड़ेंगे भाई मेरे। तो ऐसी कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे इनकम टैक्स की यूनियन के पास, क्योंकि इनकम टैक्स की एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है। वहां जाके आप अपना मुद्दा रखेंगे, फिर वो लोग जो है अपना आपका मुद्दा जो है ऊपर लेके जाएंगे। अगर ऊपर वाले लोग नहीं सुनेंगे तो फिर प्रोटेस्ट की जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है आपका मुद्दा सुनना ही पड़ेगा उन लोगों को, नहीं तो नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे, सीधी बात है। और काम हैम्पर होगा तो जवाबदेह कौन है? ऑफिसर बड़े वाले, वो जवाब दें, सिंपल सी बात है गवर्नमेंट को। अब ऐसा थोड़ी सबको निकाल देंगे बाहर। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि यूनियन का काम क्या होता है। ठीक है भाई। अब इसी के अंदर ये देखिए कि AITUC का मैंने थोड़ा सा ये बता दिया, इस तरीके से ये अपना डिज़ाइन रखते थे संगठित। फिर जो आप जोसेफ बैप्टिस्टा की बात करते हैं, तो जोसेफ बैप्टिस्टा साहब जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, किसके साथ मिलके? BG तिलक के साथ मिलके किया। चाहे वो गणपति महोत्सव हो, आपको पता है शिवाजी महोत्सव हो, तो ये सब महोत्सव जो है BG तिलक साहब ने स्टार्ट किए थे भारत के अंदर, ताकि लोगों को एक जोड़ा जा सके, स्ट्रीम किया जा सके, ताकि एक कॉमन फीलिंग क्रिएट की जा सके और वो रेवोल्यूशन में लोग भाग ले पाए, है ना। नहीं तो सब लोग अपने घरों में बैठ के गणपति महोत्सव मना रहे हैं, तो ये तो रोडों पे ले आए लोगों को। और वो देखिए आज भी चलता है वो महान जुलूस जो होता है ना। तो ऐसे ही देखिए कि स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने नारा दिया था? ये BG तिलक साहब ने दिया था। इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इनके साथ जो मेन काम किया जोसेफ बैप्टिस्टा ने किया, इनसे काफी कुछ इन्होंने सीखा भी। अच्छा, जोसेफ बैप्टिस्टा का एक शॉर्ट नेम भी है, काका इनको बोला करते थे जितने भी लोग हैं। आज हम चाचा वगैरह को बोल देते हैं काका, है ना। तो इनको उस टाइम पे जो इनके साथी लोग हैं वो काका बोला करते थे, सिंपल सी बात है। चलिए, अब हम 1925 में एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी को बोलते हैं RSS। आप देखिए कि RSS की जो शुरुआत हो रही है ये 27 सितंबर 1925 को, ये जो KB हेगवार है ना, केशव बलिराम हेगवार जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये एक डॉक्टर हैं पेशे से, और ये कहाँ से कर रहे हैं? नागपुर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल अगर पेपर में आए कि कब शुरुआत हुई? 1925 में। किसने की? KB हेगवार ने की। कहाँ पे की? नागपुर के अंदर की। ये इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या एक्चुअली में 1923 के अंदर ये जो हेगवार साहब हैं ये किससे मिलने जाते हैं? ये VD सावरकर से मिलने जाते हैं। वीर दामोदर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर जो है वो उस टाइम पे कहाँ पे थे? रत्नागिरी की जेल में थे। तो वहां पे उन्होंने क्या लिखा था? एक हिंदुत्वा नाम का न्यूज़पेपर, या फिर कहें कि हिंदुत्वा नाम का एक पूरा का पूरा बुकलेट सा लॉन्च किया था। तो जिसको पढ़ के ये जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए, है ना, हिंदुत्वा को पढ़ के। तो फिर ये कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए सावरकर साहब के पास साहब मिलने। तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया भाई कि आप क्या करो, मैं तो अभी जेल में हूँ, आप क्या करो, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करो। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम RSS रखा गया था। ठीक है भाई। तो ये मेन आइडियोलॉजी आ रही जो है वो किसकी आ रही है? वो हेगवार साहब की नहीं आ रही है, वो सावरकर साहब की आ रही है। तो वो यहाँ पे आप देखिए विनायक दामोदर सावरकर के पास ये लोग मिलने जाते हैं। ये जेल का सीन, अभी रणदीप हुड्डा की एक मूवी भी आई है वीर सावरकर के ऊपर, अगर आपने देखी हो तो आप शायद कनेक्ट कर पाएँ। फिर इसके बाद जो है इनका जो मेन एम रहता था कि रिनंसिएशन कर दो। रिनंसिएशन मतलब त्याग कर दो, आप फैमिली का, अपने बिजनेस का, हर चीज़ का त्याग करके आप यहाँ पे आ जाओ और पूरी डेडिकेशन से केवल और केवल संघ के लिए काम करो। मेन इनका उस टाइम पे उद्देश्य ये हुआ करता था। और ऐसे ही केस में ये क्या करते थे, इन्होंने सबसे पहले एक व्यक्ति थे PB दानी साहब, उनको कहाँ भेजा था? उनको बोला कि भैया आप एक शाखा बनाइए। शाखा क्या होता है? एक ब्रांच बनाइए RSS की ही। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को इंस्पायर कीजिए और अपने साथ जोड़िए, है ना। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक ये काम करते थे, बेसिकली फाउंडेशन स्टोन पे काम करते थे। अच्छा, दो मेन पब्लिकेशन की अगर RSS की बात करते हैं तो दो मेन जो इनकी पत्रिकाएं या पुस्तकें कह लीजिए, तो एक तो है पंचजन्य जो कि हिंदी में, और दूसरी है ऑर्गेनाइजर जो कि इंग्लिश में। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने जो है हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया आप लोगों को, इंग्लिश में भी पढ़ा दिया सब। और इसके अलावा जो आपके KB साहब हैं, इन KB साहब को डॉक्टर जी भी बोला जाता था। इनके जो साथी हैं इनको डॉक्टर जी बोलते थे। इसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि बचपन में इन्होंने स्कूल के अंदर वंदे मातरम सॉन्ग गा दिया था, जिसकी वजह से इनको रस्टिकेट भी कर दिया गया था। तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब हम ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। 1951 के अंदर क्या बनता है, भारतीय जनसंघ बनता है। ये भारतीय जनसंघ किसकी ही ब्रांच है, ये आरएसएस की ही एक ब्रांच थी, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसी की एक छोटी ब्रांच जो है 1951 में क्रिएट की जाती है। इसके फाउंडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। तो श्यामा प्रसाद और जो आपके दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, फिगर्स तो इनको याद रखिएगा। तो इन्होंने इसको फाउंड किया 1951 में। और ये जो थी, ये मैंने जैसे कि बोला पॉलिटिकल आर्म थी किसकी, आरएसएस की ही। और ये भी अगेन वही है कि हिंदू रेवोल्यूशनरीज या हिंदूज के जो वॉलंटियर लोग हैं उनको यहाँ पे एक साथ एकत्रित करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनको याद रखिएगा। और दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारतीय जनसंघ का 1951 में। हालांकि इसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन रही। अभी जब हम देखेंगे आगे चल के तो एचएसआरए भी होगी, है ना, सोशलिस्ट पार्टीज भी होंगी, लेकिन वो सब जो है ना वो मैं टाइमलाइन के साथ पढ़ाऊंगा। उसका कारण ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को टाइमलाइन के साथ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि इनका कुछ वैसा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन को एकदम सेपरेट पढ़ाया है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़ी हैं और जो एकदम टाइमलाइन पे आकर उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल भी रहता है, तो उनको मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये पूरा का पूरा सेशन आप पढ़ चुके हैं। पीडीएफ मैं कहाँ पे डलवाऊंगा, जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे 3 घंटे के लिए इसकी पीडीएफ डलवाऊंगा ताकि आप नोट्स को प्रिपेयर कर पाएं। उसके बाद वो पीडीएफ हट जाएगी वहाँ से। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा ऐप का लिंक दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना भाई मेरे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो। अब हर हफ्ते हम तो मिलेंगे और हर हफ्ते कोई ना कोई मैराथन आएगी, तो आप अगर डाउनलोड नहीं करके रखोगे आपको, तो आपको बार बार परेशानी होगी। और मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, इंपॉर्टेंट अभी तो देखिए बुक आएगी जैसे, या इंपॉर्टेंट बैच आएगा, कुछ भी मेरे को अनाउंसमेंट करनी, वो मैं अब एप्लीकेशन पे करता हूँ, है ना। यूट्यूब का क्या भरोसा है, जैसे टिकटॉक बंद हो गया, कल को यूट्यूब हो गया तो क्या करोगे। तो आपको एक बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 50,000 लोग नहीं, यहाँ 80,000 से ऊपर लोग जुड़े हैं। ये यूट्यूब, ये जो गूगल प्ले स्टोर है, ये अपडेट नहीं करता है, ये जब तक 1 लाख नहीं होगा तो यहाँ पे 1 लाख नहीं दिखाएगा। तो बहुत जल्द आप लोग करवा ही देंगे वो, तो है ना। तो इसमें आप जुड़ जाइए, 1 लाख हो फटाफट से, हमें यहाँ पे टारगेट पूरा करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अगर आज का सेशन आपको दमदार लगा है, आपको लगा कि मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं है ना, हालांकि मेरा पूरा गला बैठने वाला है, पर मैं पूरे एनर्जी के साथ, हाई लेवल के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप जाकर यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिए। प्ले स्टोर के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पे ये पूछता है कि आपको जीवी सर कैसे लगते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो जाके जरूर लिखिएगा, नहीं लगा तो मत लिखिएगा। आप ओप्पो वाले फोन के पास जाइए, है ना, फिर वहां पे ओप्पो टोप्पो के पास पढ़िए जाके, है ना। तो जितने भी आईफोन यूजर्स हैं वो भी यहाँ पे जाके, भैया वो प्ले स्टोर तो उनका खुलता नहीं होगा, वो एप्पल स्टोर पे कहाँ ढूंढेंगे, तो वो तो कुछ नहीं हो सकता उनका। आईफोन यूजर्स मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उनको मैं बता दूंगा कि आईफोन में ऐप को कैसे डालना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक तो रेटिंग दे देना, एक कमेंट कर देना प्ले स्टोर पे। और यहाँ पे जाएंगे जब आप, तो फ्री कोर्स के अंदर जब ऐप खोलेंगे तो फ्री कोर्स के अंदर आपको क्लिक करना है एसएससी सीजीएल पे, एसएससी सीजीएल पे, और फिर एसएससी सीजीएल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे जीके पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी पीडीएफ, कि पेड पीडीएफ के नाम से होगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तो वहाँ जाके आप जल्दी से 3 घंटे के लिए देख सकते हैं पीडीएफ। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत से जो मैंने एक पिरोया है ना, पूरी की पूरी माला बनाई है, जिसमें मैंने पूरा जी जान लगा दिया अपना, और मेरे को लगता है कि इससे बेस्ट कोई कुछ दे ही नहीं पाएगा, आप किसी भी व्यक्ति का, मैं चैलेंज, खुला चैलेंज, किसी भी व्यक्ति का कोर्स ट्राई कर लेना। उसके बाद घूम फिर के अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया तो दोबारा भी यहीं ही आओगे, ये 100% है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको ये कंटेंट अच्छा ना लगे। और अगर ये नहीं अच्छा लगेगा तो फिर भाई तुम्हें कोई कंटेंट अच्छा नहीं लग सकता, कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। मुझे पता है, इतनी गारंटी है, जीवी की गारंटी है कि भैया हमारे कंटेंट से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, तो फंसेंगे। आज लिख के बोलोगे, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूं तुम्हें, ठीक है। तो जीएस का रामबाण, जीएस का रामबाण 2.0 का आपने आज कंटेंट देखा है। और ये जो है ये अपडेट होगा पूरा का पूरा बैच इसी बैच में, जीएस का रामायण 2024 के बैच में ही। आपको बस ये बैच ले लेना है एप्लीकेशन पे जाके। अभी जो फीस है इसकी 1199 है 12 मंथ के लिए, और 1299 है 18 मंथ के लिए। जब आप वैल्यू देख रहे हैं इस बैच की तो ये फीस बहुत कम है। हालांकि फिर भी मैंने क्या किया है, राम का नाम बहुत जरूरी है, तो राम के नाम का एक कूपन कोड है जिसमें आपको आज
बेस्ट ऑफर मिलेगा। तो आप जाकर वहाँ पे ये अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पे जब इस कोर्स में, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कूपन कोड है, अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप मिस मत करना। अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरे साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके एप्लीकेशन पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। जो आप क्लास नोट्स देख रहे हैं ये भी रहेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ भी रहेंगी, और आपको कुछ प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। अभी तो किताब आने वाली है, तो किताब को आप खरीद लीजिएगा, किताब से ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं उससे अच्छी किताब नहीं होगी। ये जितनी भी आप लाल पीली किताबें देख रहे हैं सब फ्लॉप, इनसे कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, बहुत गिन चुन के 4-5 क्वेश्चन फंसते हैं। मैं आपको दावा कर रहा हूं ना, जो बंदा 20-21 क्वेश्चन का 23 क्वेश्चन का दावा कर रहा है उसकी किताब लोगे, या ऐसी किताब लोगे जहां से 4 सवाल बड़ी मुश्किल से फंस रहे हैं। तो भाई मैंने रिसर्च करके बनाई है, 3 साल की मेहनत है हमारी टीम की और मेरी, तो इस वजह से किताब को खरीद लेंगे जब आप आएगी, तो वो मैं यूट्यूब पे बता ही दूंगा आप लोगों को, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट हमने बहुत बढ़िया तरीके के दे रखे हैं, एमसीक्यू मेंस लेवल तक के दे रखे हैं, सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक इसमें न्यूमोनिक्स के साथ करवा दिए, बहुत बढ़िया है, वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया। जो बच्चा इसमें एनरोल करना चाहे डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, वहां जाके कर सकता है। ठीक है भाई, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सपोर्ट पूरा रखा करिए, मुझे चाहिए केवल और केवल आपकी सपोर्ट। बैच तो एक छोटी चीज़ है, वो आपकी मर्जी, आप लें या ना लें, पर मेरे को आपकी सपोर्ट पूरी चाहिए। आप 10 लोगों को जाके ये जरूर बताओ कि हमारा कंटेंट कैसा है, और हम जो यूट्यूब पे हर सैटरडे आते हैं वो कुछ ना कुछ बढ़िया लेके आते हैं, तो उनको ये भी जाके बताओ कि भैया कैसा कंटेंट हम दे रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपनी क्लास जो है अटेंड कर पाएँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।